Hello everyone, this is Educational Warrior. Today we are discuss about class 11 chemistry chapter number 2 atomic structure एंड इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और हम लोग लगभग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में भी पढ़ चुके हैं सिर्फ। लेकिन आई एम रियली सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैंने इसके डीमेरिट्स आपके साथ शेयर नहीं किए थे, तो मुझे लगा कि मुझे वो शेयर करने चाहिए, राइट। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट हम लोग एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करके इसके डीमेरिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट। और आज हम फिनिश करेंगे बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट और फिर उसके बाद देखेंगे हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में नहीं, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ हम इसमें बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बोर्स के डेरिवेशन फॉर्मूलाज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कल बताया था। उन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, उन्होंने गोल्ड की बहुत ज़्यादा थिन शीट ली थी, 1000 पार्टिकल थे उसमें अप्रॉक्सीमेटली बस। और उन्होंने गोल्ड क्यों चूज़ किया था? बिकॉज गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल और वो बहुत ज़्यादा थिनेस्ट लेयर प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा थिनेस्ट लेयर उसकी हम बना सकते हैं। और उन्होंने हीलियम ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज वो पॉजिटिव तो होता है बट इज़ टू मच स्ट्रॉन्ग, राइट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट ने, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली, उसके अंदर उन्होंने हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करा दी। उन्होंने जब गोल्ड फॉइल पे हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी उनकी। सबसे फर्स्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 99% जो वहाँ पे एटम थे हीलियम के एटम थे वो क्लियरली गोल्ड फॉइल से पास कर गए, राइट। और सेकेंड उन्होंने ऑब्जर्व किया एक बहुत ज़्यादा छोटी सी जो फ्रैक्शन थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, वो वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स और हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अगर मैं ये बोल रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सब सेम ही है। हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो, अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, राइट। तो क्या हुआ था, वहाँ से गोल्ड फॉइल से बहुत ज़्यादा छोटी सी फ्रैक्शन थी जो वहाँ से गोल्ड फॉइल पे टच हुई और वहाँ से बहुत ज़्यादा छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गई। थर्ड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स ऐसा था 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पोजीशन पे जाता गोल्ड फॉइल पे लगता उसी पोजीशन पे वापस आ जाता था, जहाँ से जाता था उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता था, उसी पोजीशन पे वापस आ जाता था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और इन्हीं 1% पार्टिकल्स की वजह से क्या हुआ, थॉमसन्स का जो मॉडल था वो रिजेक्ट कर दिया गया। और उनके ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या बातें प्रपोज की। उन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम के अंदर का बहुत सारा जो स्पेस होता है वो खाली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। इसीलिए इसमें नियरली 99% जो कि पार्टिकल्स थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो डायरेक्ट गोल्ड फॉइल में से पास कर गए थे। सेकेंड थिंग उन्होंने बोली मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है और मास होता है वो सारा का सारा एक ही जगह पर एक बहुत ज़्यादा स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सेकेंड थिंग बोली इन्होंने ये। थर्ड इज द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट अ वेरी हाई स्पीड। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं जैसे जो। और उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे के चक्कर, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसमें क्यों नहीं, वो न्यूक्लियस में जाके गिरते क्यों नहीं है? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, तो वो उसमें जाकर गिरते क्यों नहीं है? वो उसके अराउंड चक्कर क्यों लगा रहा है? जब रदरफोर्ड से ये क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने बोला ये रीज़न तो मुझे नहीं पता,
बट जैसे कि आप देखो सोलर सिस्टम के अंदर जो सन होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं, उसके अराउंड घूमते हैं। यही रीज़न होगा, यही रीज़न है जिसकी वजह से एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। उन्होंने बस ये रीज़न दिया, उन्होंने बाकी सिंप्लीफाई नहीं किया चीज़ों को, और बस उन्होंने यही चीज़ बोल दी। और उन्हें भी इस बात के बारे में वैसे नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उन्होंने बोला सराउंड तो करते हैं वो न्यूक्लियस के इधर उधर वो घूमते तो हैं सर्कुलर वेव पर क्यों घूमते हैं उन्होंने कहा ये मुझे भी नहीं पता। बस ये शायद उसी रीज़न से घूमते हैं जिस रीज़न से सन के अराउंड बाकी सारे प्लैनेट सर्कुलर वेव पर मूव करते हैं। उसी वजह से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के सराउंड मूव करते हैं। और इन्होंने फोर्थ थिंग ये बोली, एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मीन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक एटम के अंदर लगने वाला पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है उसके नेगेटिव चार्ज के, राइट। अब देख लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल के डीमेरिट्स। आई एम रियली सॉरी कि मैं कल वाली वीडियो में आपको ये नहीं करा पाई और मैंने ये फॉरगेट कर दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अब हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स क्या थे इसके? डीमेरिट ये थे कि उनसे पूछा गया, रदरफोर्ड आप ये बताओ, बाकी सारे साइंटिस्ट भी तो थे, उनके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि थॉमसन का ज़्यादा, फिर तो तुमसे ज़्यादा रदरफोर्ड से उन्होंने बोला होगा कि रदरफोर्ड फिर तो तुमसे ज़्यादा थॉमसन का मॉडल स्टेबल है, राइट। क्योंकि थॉमसन ने तो ये बोला था वाटरमेलन मॉडल के अकॉर्डिंग कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब जगह पर स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज उसकी ब्लैक सीड उसके अंदर धसी हुई है। उन्होंने तो ये भी बोल दिया था थॉमसन ने कि उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम वो स्टेबल तो है। आपने तो ये बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर बीच में कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाए जा रहा है। तो आप ये बताइए कि क्यों कोई इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज मींस न्यूक्लियस से दूर है, वो उसके ऊपर आकर गिर क्यों नहीं रहा, ठीक है। और उन्होंने पूछा अगर ऐसा है तो आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की रेडियस कौन डिसाइड करेगा। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला कि सेकंड पॉइंट ये था कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। सेकंड डीमेरिट ये था बिकॉज प्लस माइनस चार्ज उनके रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बस एक दूसरे से मिल नहीं रहे, राइट। तो इसीलिए उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। और थर्ड थिंग ये थी कि उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, वो हम बाद में डिस्कस अहेड, ओके। और अब हम आ जाते हैं बोर्स मॉडल पे, जहाँ पे हम इसके सारे के सारे आज पोस्टुलेट्स कवर करेंगे और बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली 2-3 वीडियो में इसे कवर करेंगे पूरा बोर्स मॉडल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें इसे धीरे धीरे बहुत अच्छे से कवर करना है, राइट। तो बोर मॉडल के अंदर क्या था? बोर मॉडल के अंदर सबसे पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन आती है, फिर क्लासिकल लॉ ऑफ फिज़िक्स आती है। ये दोनों हम बाद में डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट्स पर आते हैं, तो यहाँ पे बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट रदरफोर्ड से इंस्पायर्ड है। कैसे? इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट में फर्स्ट थिंग ये कही, एटम हैज़ अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जहाँ पर सारे के सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। फिर सेकेंड थिंग उन्होंने कही, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एंड इट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है और वो एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर सेकेंड पोस्टुलेट पे आते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने बोला, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स जिनका नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के सराउंड सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते रहते हैं। फिर जब वो रदरफोर्ड से ये पूछा गया था, आप ये बताइए कि चक्कर क्यों लगाते हैं, प्लस माइनस हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, क्यों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में जाके गिरते नहीं हैं? तो इसमें बोर ने ये बात बोली क्योंकि
बोर ने कहा वो उस पर जाके गिरते इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके बीच में, दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो इक्वल होती है उन पर लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जिसे हम कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, राइट। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? आपने कभी किसी चीज़ को रस्सी से बांध के उसे घुमाया है, सर्कुलर वे में घुमाते जाइए, आपको ना उसके बाहर गिरने की टेंडेंसी का इफेक्ट पता चलेगा। जब भी आप किसी चीज़ को एक सर्कुलर वे में घुमाते हो ना, तो वो ऑब्जेक्ट बाहर गिरने की टेंडेंसी को एक्सपीरियंस करता है और उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो बोर ने कहा कि इस रीज़न से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी रीज़न से न्यूक्लियस के अंदर जाके गिरते नहीं हैं, क्योंकि इस पे लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस बराबर होती है उस पे लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट में रदरफोर्ड ने नहीं, बोर ने बोला। और उनके थर्ड पोस्टुलेट में अब उन्होंने कहा चलो ठीक है बोर, हमने तुम्हारी बात मान ली कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में जाकर इसलिए नहीं गिरते क्योंकि उन पे लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होती है उन पे लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। लेकिन आप हमें एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन का जहाँ मन करता है वो पूरे एटम में वही न्यूक्लियस के चक्कर लगाने लगता है। जहाँ कोई उसका फिक्स्ड वे है, कोई फिक्स्ड पाथ है घूमने का या नहीं है। न्यूक्लियस के इधर उधर जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका कोई फिक्स्ड वे है मूव करने का या नहीं। तो थर्ड पोस्टुलेट में बोर ने बोला कि हाँ, उसका एक फिक्स्ड वे है घूमने का। कोई भी इलेक्ट्रॉन उस ही वे पर कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी पाथ पर, उसी वे पर मूव कर सकता है जहां एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है NH/2π का। अब NH/2π क्या होता है, MVR क्या होता है, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, बस अब ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है हमें पता है, क्लास 9 से इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। और एंगुलर हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम सपोज करके चलते हैं कि एक एटम की शेप सर्कुलर होती है, सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने इसीलिए इसमें एंगुलर मोमेंटम का यूज़ कर लिया, हमने नहीं, बोर ने। तो उन्होंने बोला एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π के इक्वल होता है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। और वही वे बनेगा इलेक्ट्रॉन जहाँ पर न्यूक्लियस के चक्कर काटेंगे और किसी जगह पर चक्कर नहीं काट सकते। जहाँ ये कंडीशन अप्लाई होगी सिर्फ और सिर्फ वो वहीं पे ही चक्कर काटेंगे न्यूक्लियस के, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। MVR क्या होता है, MVR एंगुलर मोमेंटम को हम MVR बोलते हैं। और इज इक्वल्स टू में n क्या है, कोई भी होल नंबर ले सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, राइट, कुछ भी ले सकते हो, होल नंबर होना चाहिए। h क्या है यहाँ पे, h है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, और अपॉन में 2π। और उन्होंने बोला जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो वैल्यू वेरी कर सकता है बट होल नंबर में, इंटीग्रल मल्टीपल में 1 2 3 4, n की वैल्यू 1 2 3 4 तो हो सकती है बट 1.5 1.2 1.3 एक्सेट्रा नहीं हो सकती। वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं देगा, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ ही देना चाहिए, तभी वो वाला जो पाथ होगा एक इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्विंग वो फिक्स्ड होगा। अब स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं दोज ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ऐसे ऑर्बिट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं या रिवॉल्व करते हैं, उन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, राइट। और इसी के साथ आज वाली शॉर्ट वीडियो हमारी फिनिश होती है और कल हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ बोर मॉडल, जिसमें हम पढ़ेंगे रेडियस के बारे में, रेडियस के डेरिवेशन के बारे में, वेलोसिटी के डेरिवेशन के बारे में, क्या क्या उन्होंने फार्मूलाज दिए बोर्स ने। अभी हम ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो थैंक यू गाइस, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।